हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा हिंदी में नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम लोग यहाँ पे काव्य पाठ का जो है थर्ड कविता के बहाने, जिसकी जो राइटर जो है कुंवर नारायण सिंह। ठीक है, इसके पहले हमने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की जो महत्वपूर्ण रचना देखी। ठीक है, और एक आलोक धनवा जी का एक है आपका जो है एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और दूसरा जो था पतंग। ठीक है, उसके अर्थग्रहण प्रश्नोत्तरी उसकी काव्यांश जो है इसका एक्सप्लेनेशन जो है मैंने आपको भेज दिया। अब नेक्स्ट चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कविता के बहाने। इसके जो राइटर जो है कुंवर नारायण सिंह। ठीक है, इसकी थोड़ी जीवनी का शॉर्टकट देख लेते हैं। तो कुंवर नारायण सिंह का जन्म जो है 19 सितंबर 1927 को फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, और 1951 में अंग्रेजी में एमए लखनऊ विश्वविद्यालय से किया था। ठीक है, इसकी रचनाओं की बात किया जाए तो काव्य संग्रह में जो है चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, हम तुम, अपने सामने कोई इत्यादि। खंड काव्य में आत्मजयी है। कहानी संग्रह जो है आकारों के आसपास, समीक्षा, आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार इत्यादि, ये उसकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। भाषा शैली की अगर बात किया जाए तो कुंवर नारायण सिंह जो है खास करके अपनी जो रचना जो है संस्कृत, ठीक है, उत्तर भारत की जो स्थानीय बोलियां, फारसी, अरबी जैसी इस्लामी भाषाओं के अलावा जो है अंग्रेज़ों के बढ़ते वर्चस्व और उनकी भाषा द्वारा भारतीय सामाजिक संरचना के हर आयाम के लिए किए गए गहरे औपनिवेशिक हस्तक्षेप में अपनी रचना का निर्धारण किया है। आधुनिक हिंदी साहित्य की खड़ी बोली, विचारों में खुलापन, भाषा और विषय की विविधता कविताओं के विशेष गुण रहे हैं। साहित्य की बात किया जाए तो साहित्य विस्थान के अंतर्गत 2009 अर्थात 2009 में और 2005 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सबसे बड़े साहित्य सम्मान से साहित्य अकादमिक सम्मान, कुमार आसाराम पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय कवि सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय प्रेमियो फेरनिया सम्मान, और 2009 अर्थात 2009 में जो है पद्म भूषण सम्मान से भी इसको सम्मानित किया गया है। तो ये है उनके संक्षिप्त जीवनी। अब आगे देखिए आप कविता के बहाने। ये कविता के बहाने तो इस काव्य की जो है यह काव्य को समझने से पहले इसके एक संक्षिप्त परिचय समझ लेते हैं। ठीक है, इस अपनी रचना में जो है कौन सा भाव, किस मात्रिक शब्द को इस्तेमाल किया गया है, इसका भावार्थ क्या निकलता है। तो कुंवर नारायण सिंह जी की जो कविता जो है कविता के बहाने के माध्यम से यांत्रिक युग में कविता के अस्तित्व को लेकर उठ रही अनंत आकांक्षाओं को मिथ्या साबित करते हुए कहते हैं कि कविता कवि हृदय की भावनाओं और कल्पनाओं की उड़ान है, जिसे अनंत आकाश में उड़ने वाली चिड़िया भी नहीं जान पाती, क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, जबकि कवि की जो कल्पना की उड़ान जो होती है वो असीमित होती है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने फूलों की खुशबू से कविता की समानता की है। फूल को एक दिन मुरझाना ही पड़ता है, किंतु कविता की महक अर्थात मानव दिलों से उसका प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता। बच्चों के खेल स्थान की कोई सीमा निर्धारित नहीं होती, ठीक उसी प्रकार कविता के शब्दों में प्रकृति के जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान, भविष्य आदि भी समाहित किया हुआ है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहला जो पंक्ति दिया गया है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। ठीक है, ये पहला पंक्ति जो है। तो इस पंक्ति के माध्यम से जो यहाँ पर कविवर कुंवर नारायण सिंह जो है वो अपनी कविता की तुलना जो है वो चिड़िया की उड़ान से किया हुआ है। ठीक है, मतलब इसका प्रश्न में क्या रहेगा कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान से की है। अब देखिए व्याख्या में क्या कहता है यहाँ पे कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अर्थात कवि यहाँ पर कहते हैं कि कवि की कल्पनाओं की उड़ान होती है जो चिड़िया की उड़ान को देखकर कल्पनाओं के पर लगाता है, पर मतलब उस पर एक पंख लगता है। चिड़िया कभी एक घर कभी दूसरे घर से में उड़ती है। चिड़िया की उड़ान की सीमा सीमित होती है, किंतु कविता की उड़ान असीमित होती है। मतलब वो कहीं भी कितनी भी दूर जा सकता है, उसमें थकान नहीं होता। ठीक है, एक बार फिर देखिए,
कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया किया जाने। अर्थात कवि इस पद्य के माध्यम से यहाँ पे यह कहना चाहता है कि कल्पनाओं की उड़ान जो होती है वो चिड़िया की उड़ान को देखकर कल्पनाओं की पर लग जाता है। अर्थात उसकी उड़ान को देखकर जो होता है मन में जो होती है एक कल्पना जो है वो जाग जाती है, बढ़ जाती है। चिड़िया कभी एक घर से दूसरे घर में उड़ती है, चिड़िया की उड़ान एक निश्चित सीमा तक होती है, किंतु कविता की कोई सीमा नहीं होती, असीमित होती है। वह कवि की भावना व कल्पना की पर अर्थात पंख लगाकर अनंत आकाश तक, कभी घर के अंदर कभी घर के बाहर संसार को छंदबद्ध कर सकती है, जिसके बारे में बेचारी चिड़िया भी नहीं जानती। ठीक है। तो कवि द्वारा जो रचित जो कविता जो होती है या काव्य पाठ जो होती है उसकी कोई एक निश्चित सीमा नहीं होती, वो अनंत काल तक या अनंत समय तक जो होती है या अनंत क्षेत्र तक जो होते हैं वो विस्तृत होते रहते हैं। ठीक है। तो इन्हीं सारी भावनाओं को जो है कवि ने अपनी इस पंक्ति में निर्धारित किया हुआ है। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट वाला जो पंक्ति है आपका, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो इस कविता के माध्यम से यहाँ पर कवि जो है अपनी कविता की तुलना जो है फूलों से करता है। ठीक है। फूल से तुलना करता है कविता का। तो देखिए यहाँ पे कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कवि जो इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कविता की उत्पत्ति और फूलों की उत्पत्ति में समानता है। ठीक है। इस कविता के आधार पर कवि कहते हैं कि कविता की उत्पत्ति और फूलों की उत्पत्ति में समानता है। फूल कलियों के प्रस्फुटित होने से खिल जाते हैं, उसी प्रकार कवि के हृदय में विचारों व भावनाओं रूपी कली के प्रस्फुटित होने से पंक्तिबद्ध काव्य की रचना होती है। ठीक है। अर्थात यहाँ पे बोला जाता है या बोला जा सकता है कि जिस प्रकार जो होता है फूल खिलने से पहले कली आती है और कली आने के बाद ही उसमें फूल लगते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता की रचना करने से पहले या काव्य की रचना होने से पहले उस रचनाकार के अंदर जो होता है एक प्रेरणा की भाव या विचारों की शक्ति जो होती है वो प्रस्फुटित होते हैं, फिर काव्य जो है वो पंक्तिबद्ध निर्धारित होते हैं। कवि काव्य की रचना भी फूलों को देखकर प्रेरित होकर करता है, जिसे फूल भी नहीं जान पाते। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि जिस प्रकार से कली जो होती है वो आगे बढ़ते हुए फूल खिलते हैं, उसी प्रकार जो होता है कवि जो होते हैं उनको देखकर अपनी कविता की रचना करते हैं, लेकिन इसकी अनुशंसा जो होती है या इसकी झलक जो होती है वो फूलों को नहीं हो पाती। कुछ दिनों तक महकने के पश्चात, जैसे यहाँ पे दिया ना, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अर्थात कवि यहाँ पर कहते हैं कि फूलों की खुशबू घर के अंदर और बाहर फैलती है और कुछ दिनों तक महकने के पश्चात एक दिन मुरझाना पड़ता है। ये तो प्रकृति की देन है ना, कि फूल खिलते हैं, फूल मुरझा जाते हैं, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाती है। परंतु जो होता है कविता का अस्तित्व घर के अंदर घर के बाहर होने के साथ साथ अनंत काल तक लोगों के हृदय में, मन में, मस्तिष्क में, स्मृति पटल पर अपनी जगह बनाया रहता है, जिसके बारे में फूल को भी ज्ञान नहीं होता। अर्थात कविता कभी मुरझाती या मरती नहीं है, वह लोगों के दिलों में, जुबान में हमेशा जीवित रहती है। फिर आगे देखिए, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने बाहर भीतर, यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो इस काव्य के अंतर्गत जो होता है कविता की तुलना जो है वो एक नन्हे बच्चे से किया हुआ है। एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा, पहली जो पंक्ति जो है वहाँ पर कविता की तुलना जो है वो चिड़िया से किया हुआ है, दूसरे पंक्ति में कविता की तुलना जो है कवि ने जो है फूल से किया हुआ है, और तीसरे पंक्ति में यहाँ पर कवि ने अपनी कविता की तुलना जो है वो एक नन्हे बच्चे से किया। जिस प्रकार से नन्हे बच्चे की जो प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है, ठीक उसी प्रकार कविता की भी एक प्रवृत्ति होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने बाहर भीतर। अतः कवि कविता की तुलना नन्हे बच्चों से करते हुए कहता है कि जिस प्रकार बच्चे अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं, कभी घर के अंदर, कभी घर के बाहर, कभी अपने घर, कभी दूसरे के घर, अर्थात
अपने पराये का भेद किए बगैर वो सबके साथ पूरी आत्मीयता और प्रेम से खेलते हैं। ठीक उसी प्रकार कवि अनेक शब्दों, भावों, विचारों और कल्पनाओं से खेलता हुआ एक सुंदर आत्मप्रिय आनंददायक काव्य की रचना करता है। काव्य लेखन के समय कवि हृदय भी अपने पराये के भाव से रहित सिर्फ और सिर्फ एकता, समता और समरसता का संदेश देते हुए लेखन करता है। ऐसी ही समरसता और अपनापन के भाव सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। कविता बंधन मुक्त होती है, ठीक है। जिस प्रकार से जो होता है नन्हे बच्चे जो होते हैं बंधन मुक्त होते हैं, फ्री रूप से जो होते हैं वो खेलते रहते हैं, ठीक है। मम्मी माँ जो होती है उनको देखते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि लल्ला उधर नहीं जाना है, लेकिन फ्रीली होकर जो होता है वो खेलते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कवि द्वारा रचित यह कविता जो होती है, कविता का भाव भी जो होता है वो एकदम मुक्त होते हैं। तो ठीक है, तो ये रहा बेटा आपका जो पहला जो पंक्ति आज की जो है ना, कविता के बहाने। इस काव्य पाठ के जो का व्याख्यान जो है या उसकी सप्रसंग व्याख्या जो है वो यहीं पे समाप्त होती है। कल नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके सेकंड पार्ट जो है बात सीधी थी पर। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।